हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आस्पेक्ट स्टडी। इस चैनल के माध्यम से हम यूपी में जितनी भर्तियाँ आने वाली हैं, यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी एग्जामिनेशन लगे हुए हैं, जैसे लोअर पीसीएस एग्जाम लगा हुआ है, अभी रिसेंटली यूपी लेखपाल एग्जाम हुआ था, और जितने भी और एग्जामिनेशन आएंगे यूपी में, उन सब में साइंस का और टेक्नोलॉजी का थोड़ा थोड़ा कहीं यूज़ होने वाला है। 10 नंबर का आने वाला है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अच्छा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ? भारत की बात चल रही है। एवं प्रौद्योगिकी का विकास एक ऐसी यात्रा है जो मानव सभ्यता के साथ साथ चली आ रही है। जैसे जैसे मानव तरक्की करी है, वैसे ही साइंस ने तरक्की करी है। ये विकास मुख्य रूप से 4 प्रमुख चरणों में समझा जाता है। भारत की इस क्षेत्र में अपनी अलग और गौरवशाली भूमिका रही है। कैसे? इसमें यहाँ कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके आधार पर समझने वाले हैं। पहला पार्ट है इसका प्राचीन काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के से मध्यकाल तक का क्या दौर था इसका। लगभग 7,000 साल से 2,500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता में ही शहर नियोजन, चलने का व्यवस्था, मानकीकृत ईंटें, तौल माप और धातु की उन्नत तकनीकें मौजूद थीं। तो इसमें कुछ प्राचीन उपलब्धियां दे रखी हैं, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। देखते हैं आखिर हम किस फील्ड में प्राचीन भारत में साइंस टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ते आए हैं। रसायन शास्त्र, धातु निष्कर्षण में, रंगाई और औषधि निर्माण में, गणित के क्षेत्र में देखो, वैदिक साहित्य शून्य के कंसेप्ट में, बीजगणित की तकनीकों में तथा फलन पद्धति में वर्गमूल वर्गमूल के कंसेप्ट से भरा हुआ है। खगोल विज्ञान में देखते हैं, पृथ्वी की गोलाकार आकार, सूर्य के केंद्रित मॉडल के जो संकेत मिले हैं, आर्यभट्ट ने दिए थे उन चीज़ों को। खेल में देखो, शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी, ताश के पत्तों का जन्म प्राचीन भारत में हुआ है। यांत्रिकी एवं वाहन प्रौद्योगिकी, यान निर्माण एवं साइंस टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा है? संस्कृत एवं पाली ग्रंथों में अनेक क्रियाकल्पों के उल्लेख मिलते हैं। धातुकर्म, यानी जिसको मेटलर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुछ धातुओं का प्रचलन की जाती थी। ग्रीक सभ्यता में भारत में कुछ धातुओं का प्रचलन किया जाता था। सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुशास्त्र में क्या होता है? मोहनजोदारो आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा ही होगा ना। हड़प्पा की नगरीय सभ्यता में उस समय के उन्नत सिविल इंजीनियर एवं आर्किटेक्चर के अस्तित्व का प्रमाण करती है। अगला है भौतिकी, कि 600 ईसा पूर्व के भारतीयों दार्शनिक ने परमाणु एवं आपेक्षिकता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख किया है। बहुत फिजिक्स में 600 ईसा पूर्व पर ऑटोमेसिटी और जो आपेक्षिकता का सिद्धांत उसको स्पष्ट किया है। जीरो दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त के समय में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में देखते हैं साइंस टेक्नोलॉजी का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। मध्यकाल में देखते हैं जो उपनिवेशिक काल भी रहा था, 1200 से लेकर 1947 तक का काल जो था। तो भाई भारत में उसमें क्या चली थी? राजनीतिक अस्थिरता चली थी। क्या चली थी भाई? राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी भारत में। जैसे देख सकते हो आप, गणित और रेखीय विज्ञान के अंदर, खगोल विज्ञान के अंदर अरबों की मदद, अरब मतलब यहाँ पर जो अरेबियन थे, भारतीय गणित और खगोल ज्ञान पूरे यूरोप पहुंचा। जैसे अल ख्वारिज़्मी ने अपने अलजबरा में भारतीय अंकों का प्रयोग किया था। अल ख्वारिज़्मी मैथमेटिशियन थे अरब के। इस क्षेत्र में मध्यकाल में भारत ने और तीव्र गति से विकास किया। इसमें अरबों के काल में। अब आता है राजमहल। ताजमहल का निर्माण के लिए इस काल में निर्मित ऐतिहासिक स्मारक आज भी संपूर्ण विश्व के लिए आश्चर्यजनक है। इस संदर्भ में ताजमहल का उल्लेख आवश्यकता। ताजमहल मुमताज़ की याद में शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया स्मारक है। मुमताज़ कौन थी? उनकी पत्नी थी, बेगम थी। इस स्मारक का निर्माण उस्ताद ईसा, कौन क्या नाम था उनका? उस्ताद ईसा ने किया था। इसके लिए श्वेत संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। जो इस पर अलंकारित किया गए हैं, जो इस पर कलाई कलाई करी गई है, इसके बाद भी प्रश्न बहुत अथक प्रयास के बाद भी आज तक इसकी कॉपी नहीं की जा सकती ताजमहल की। ताजमहल की सर्वप्रमुखता विशेषता है कि ये इसके प्रस्तर खंडों पर उकेरी की आकृतियाँ हैं, जो आधार से लेकर शीर्ष तक एक ही आकार की दिखती है। मुगल काल में फव्वारों का निर्माण, इसकी स्थापना की कला भी अत्यंत विकसित हुई थी। आगे देखते हैं परंपरागत व्यवस्था के जो यातायात के साधन थे, उसमें किस तरह साइंस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। देखो, यातायात साधनों में भारतीयों द्वारा यातायात के क्षेत्र में अच्छी तकनीक का उपयोग किया जाता रहा है। सड़क परिवहन, नौ परिवहन, नेवी वगैरह जो समुद्र के रास्ते से अत्यंत विकसित तकनीक का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। सिंधु सभ्यता काल में नाव एवं जहाज़ों का उपयोग होता ही था। मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में भी यूरोपीय नाविक ने भारतीय निर्माणों का उपयोग करते थे। जब मध्यकाल में यूरोप भी भारत में व्यापार करने आते थे, तो वो उसमें भारतीय निर्मित जहाज़ों का उपयोग करते थे। सड़क भारत में सड़क निर्माण कला भी अत्यधिक विकसित थी। सिंधु घाटी के नगरों में एक दूसरे के समकोण प्रकार की सड़कें पाई गई हैं। मुरकाल में सड़कों का लंबा जाल बिछाया गया था। भगवान शासक उसमें कौन थे? शेरशाह सूरी, इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। भारत में इसकी जैसी यूनिकनेस कहीं भी नहीं मिलती है, बड़ा लंबा है। पता सकते हो आप कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? कमेंट में जरूर कीजिए इस वाले इसका जिक्र। अब है इसका जो शस्त्रशाला बनाने का यूज़ किया, किस तरह यूज़ किया था? भारत में शस्त्रों के निर्माण की सुदीर्घ एवं समृद्ध परंपरा रही है। शंदव काल में तो कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन वैदिक काल में से लेकर वर्तमान काल तक व्यापक रिसर्च हुई हैं। वैदिक साहित्य एवं पर्वतीय साहित्य में वर्णित तीर धनुष, कृपाण, ऋषु और शस्त्रास्त्र उस तकनीक को ही दर्शाते हैं। अगला टॉपिक है इसमें मुगलों के अंतिम शासक अदूरदर्शी थे। कौन से थे? जो अदूरदर्शी थे, यानी ज़्यादा लंबा विजन नहीं था, ज़्यादा फोकस्ड नहीं था राज करने के शासन से। यानी कि औरंगजेब तक ये मुगल काल बहुत अच्छा रहा है। उत्तर मुगल काल में भारतीय जनता की चेतना विहीन हो गया। भी सब भारतीय जनता की चेतना विहीन हो गई। ठीक है, इस काल में भारतीय जनजीवन में शिथिलता आने लगी। इस काल में भारत में अंतर संपर्क कम हो गया था। ठीक है, किससे संपर्क? जो अदर कंट्री से, जो और व्यापारियों से। अब बताएगा लौह इस्पात और किसमें भारत ने साइंस टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या क्या करी अब तक, यानी कि देख सकते हैं आप
लौह एवं इस्पात, लौह धातु की दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में पता चला। कब चला? 2nd BC में पूर्व गंगा घाटी में पता चला था। जंग मुक्त इस्पात भारत की खोज थी। शताब्दियों तक इसके उत्पादन में भारत का एक अधिकार था, यानी कि सदियों तक जंग युक्त इस्पात था, भारत देश की मोनोपोली थी। जिंक, भारत का धातु विद्या में मेटलर्जी में धातु महत्वपूर्ण योगदान जिंक के आविष्कार से उसके प्रयोग के सामने आया। भारत ने जिंक आसवन विधि खोजी, जिसमें धातु के वाष्पीकरण एवं फिर संघनन द्वारा से शुद्ध रूप में प्राप्त करना शामिल था। इस वैज्ञानिक खोज में मील का पत्थर साबित हुई। यह जो है वैज्ञानिक खोज में मील का पत्थर साबित हुई। अभियांत्रिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में देखते हैं, भारत की स्वदेशी तकनीक बहुत विशिष्ट उच्च स्तर की थी, जिसमें पूरे विश्व में कौतूहल उत्पन्न कर दिया। भारत की हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक थी। इसके अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग के कई नवोन्मेष, उनके उनसे जो वैज्ञानिक नवाचार उनकी, जिसमें खुली एवं बंद अवकाश प्रणाली शामिल थी। बहुमंजिला इमारतों के लिए चिड़ियों की व्यवस्था भी की गई थी। किसमें? भारतीय इंजीनियरिंग में जो हड़प्पा सभ्यता पाई गई थी उसमें। जल प्रबंधन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में 10 लाख से अधिक मानव निर्मित झीलें, तालाब थे, जिनमें वर्षा जल संचयन के साथ साथ सिंचाई, पेयजल आपूर्ति होती थी। कपड़े में देखते हैं कि भारतीय प्राचीन समय से भारतीय कपड़ा अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। भाई विश्व के विभिन्न देशों में इसका निर्यात होता था। यहाँ तक कि रोमन पुरालेखों में जो कार्यालयीय शिकायतें दर्ज की गई क्या थी? भारतीय कपड़ा आयात करने के कारण ही उनका अपनी बड़ी मात्रा में नकद पूंजी बाहर जा रही थी, इसमें भारतीयों की। जहाज रानी पोर्ट्स में देखते हैं कि भारत में प्राचीन समय से समुद्री व्यापार प्रचलन में था। दिक्सूच कंपास नेविगेशन उपकरण भारत में हिंद महासागर में यूरोप से पहले प्रयोग में आ चुके थे। जो जहाज रानी के साथ जो कंपास का यूज था, नेविगेशन था, यूरोप से पहले आ चुके थे हिंद महासागर में। कृषि, भारतीय प्राचीन समय से ही भारत का कृषि उत्पादन उच्चतर रहा है। सीधी बात, भारत के कृषि प्रधान देश, संसार के किसी भी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या का यहाँ भरण पोषण कृषि द्वारा ही होता है। भारतीय कृषकों को गैर रासायनिक पर्यावरण मित्र कीटनाशक एवं उर्वरकों के विकास का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन समय में भी कृषि अधिशेष को भंडारित कर उसे सूखे के समय उपयोग किया, जैसे आज होता है, इकट्ठा कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है उसको यूज़ करते हैं। जब आजकल सरकार ने मंडियाँ बना रखी हैं स्टोरेज के लिए, फूड FCI की, उसी तरह पहले भी इकट्ठा होता था। चलिए आगे देखते हैं। परंपरागत औषधि में साइंस टेक्नोलॉजी क्या उपयोग रहा है? वैदिक काल के दौरान विकसित हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पूर्ण विकसित था। क्या विज्ञान पूर्ण अस्तित्व में आया? कौन आया था? आयुर्वेदिक काल। परंपरागत औषधि विज्ञान वर्षों के बाद भलीभांति पहचानने लगा और कई देश अपनी भारतीय औषधि पर पेटेंट कराने का प्रयास करने लगे। भाई भारत में तो इतना जब नहीं थी लोगों को, यूरोपीय लोग कहते भारतीय औषधि अपना पेटेंट कराने में लगे हुए थे उस समय। खगोल विज्ञान, पेटेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे। खगोल विज्ञान एवं गणित में भारत ने यूरोप में कई शताब्दी पूर्व विकास कर लिया था। भारतीय गणित का अभ्युदय वैदिक युग के व्यवहारों से हुआ था। क्या काम ने? भारतीय गणित का अभ्युदय वैदिक युग के व्यवहारों से हुआ है। शून्य दशमलव प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण भारतीय अवधारणाएं भारत में जन्मी विकसित हुई हैं। अगला है, देखते हैं इसमें, ये पहला चैप्टर चल रहा है, इसमें 4-5 पेज हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको फॉलो करते रहिए और वीडियो पसंद आई तो आप इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आगे देखते हैं ब्रिटिश काल में आधुनिक विज्ञान की शुरुआत हुई, लेकिन मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों के लिए। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए की थी, फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में योगदान दिया। कैसे? जगदीश चंद्र बसु थे, पादप कार्की के साइंटिस्ट थे। CV रमन साहब थे, उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने रमन स्पेक्ट्रा की खोज की थी। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर में है, स्थापना इसकी 1909 में हुई थी। अब आज़ादी के समय क्या हुआ था? स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान को राष्ट्र का निर्माण का आधार माना। उनके प्रयास से प्रमुख संस्थान और कार्य निम्नलिखित हैं। कौन से? IIT रुड़की बनाई थी, IIT खड़गपुर बनाया था 1951 में। CSIR बनाया था, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, जिनकी कौन थे इसके उस समय मेन कार्यकर्ता? होमी जहांगीर भाभा। अंतरिक्ष कार्य मिश्रों की स्थापना हुई थी, विक्रम साराभाई डायरेक्टर थे उसके 1969 में। 1975 में प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट। 1980 में SLV 3 इसका है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 रॉकेट से ग्रहण उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। हरित क्रांति युग समय में MS स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के वरीय कोरियन साइंटिस्ट शामिल थे, जिन्होंने भारत की तरक्की में बहुत योगदान दिया है। यहाँ कुछ और देखते हैं हम। आधुनिक वर्तमान के दौर में, यानी कि जब से लेकर अब तक 1947 से लेकर 2026 तक विज्ञान में क्या तरक्की अचीवमेंट करी भारत ने। उदारीकरण के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसमें अग्रणी है। कैसे? अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 में सफल लैंडिंग कराई थी। मंगलयान आदित्य 11 मंगलयान की तैयारी चल रही है। भारत ऐसा करने 14 देश बना था मंगल पहुंचने वाला। IT और डिजिटल हब में कि दुनिया में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं रहा था। UPI विश्व में सबसे तेज है। टॉप 3 IT हब है भारत जो है। बायोटेक्नोलॉजी टीके में कोवैक्सीन कोविड आया था ना, कोविशील्ड दुनिया का सबसे बड़ा टीका उत्पादक है। वैक्सीन उत्पादन विश्व में नंबर 1 बना हुआ उस समय। रक्षा टेक्नोलॉजी में क्या है? अग्नि 5, ब्रह्मोस, तेजस, DRDO मिसाइल होगी, ये खुद मिसाइलें बनाई हैं और जनरल आजकल भारत को बेच भी रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं वहाँ से। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नैनो क्वांटम AI, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो चल रहा है, AI मिशन शुरू हो चुका है। उभरता हुआ वैश्विक प्लेटफॉर्म है ये, भारत ने विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्राचीन काल से लेकर आज के डिजिटल मीडिया में स्पेस तक भारत के क्षेत्र में वैश्विक लेवल पर मौजूद पहचान बना चुका है। ये 2026 तक का डेटा, इसमें 2025 में भारत के विज्ञान टेक्नोलॉजी का एक ऐतिहासिक और पूर्ण वर्ष रहा है। इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ जी, यहाँ देखिए कि भारत की टेक्नोलॉजी में क्या क्या, स्पेस में क्या क्या इसका अचीवमेंट है। अभी तुमने पिछले साल ही देखा उसने, तो आप सभी ने। इसरो ने 2025 में कई मील पत्थर शामिल किए थे, हासिल किए। सुधांशु शुक्ला जो पहले अंतरिक्ष यात्री बने ISS पहुंचे। स्पेस डेस्क, भारत इन स्पेस डॉकिंग का चौथा देश बन गया। चंद्रयान, आदित्य 11 गगन जैसी परियोजना की निरंतर प्रगति चल रही है। ये उपलब्धियां भारत को किसी सदी का सबसे प्रमुख स्पेस पावर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। भारत जैन AI
भारत जैन एआई के बारे में देखते हैं। भारत जैन एआई ये जो है भारत का पहला सरकारी फंडेड घरेलू मल्टी मॉडल एलएलएम लार्ज लेवल में लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो 2025 में लॉन्च हुआ था। 22 भारतीय भाषा समर्थन करता है। टेक्स्ट स्पीच और इमेज समझने की क्षमता है इसमें। माना जा रहा है कि 2025 तक $28.8 बिलियन की एआई इंडस्ट्री हो जाएगी। 2030 तक माना जा रहा है इसमें 2026 तक 10 लाख से ज़्यादा एआई प्रोफेशन की मांग है। ये सब अनुमान है और देखते हैं क्या होता है इन सभी में। ऊपर देखते हैं जरा डिफेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या है। स्टील फ्लैग जानते हैं, जो स्टील कचरा निकलता है जो है, जो बाद में गादी से रहती है, उसका क्या है। स्टील फ्लैग टेक्नोलॉजी से दुनिया का पहला रोड कहाँ बना था। पोर्ट रोड हजारा गुजरात में बना था। स्वदेशी मिसाइल फाइटर जेट तेजस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत में निरंतर आत्मनिर्भरता। भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। साइंटिस्ट उनको घर में बना रहे हैं, उनको बाहर बेच भी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। सेमी कंडक्टर क्रिटिकल मिनरल्स और न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ी प्रगति मिली है इनको। DPI में क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भारत का DPI मॉडल किस पर आधारित है। आधार, UPI, डिजिटल हेल्थ प्लस अन्य। 4 चीज़ें इसमें, आधार, UPI, डिजिटल हेल्थ प्लस अन्य अन्य दुनिया भर में मिसाल बन चुका है। यह एआई फिनटेक और गवर्नेंस में भारत को वैसे लीडर बना रहा है। देखते हैं भारत ने इसमें क्या क्या अचीवमेंट हासिल करी है अगले पॉइंट में। 2025 की प्रमुख उपलब्धियाँ। स्पेस में, एआई में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रक्षा में, रिसर्च आउटपुट में। स्पेस में आई सबसे पहला भारतीय स्पेस डॉकिंग लॉन्च, वैश्विक स्पेस लीडरशिप बना इसमें। भारत जैन लॉन्च प्लस 1 मिलियन एयर जॉब्स की तैयारी चल रही है। सब उपलब्धियाँ आंकड़ों में है, आगे देखते हैं क्या होता है। भाषाई समावेशियाँ, विशिष्टता प्लस आर्थिक वृद्धि के लिए विश्व का पहला स्टील स्लैग पोर्ट रोड का बना है गुजरात में हजीरा में। सस्टेनेबल इंजीनियरिंग के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर प्लस स्वदेशी हथियारों का विस्तार। सिंदूर क्या है, ऑपरेशन सिंदूर जो पिछले साल हमला हुआ था, आतंकी पाकिस्तान से हुआ था अप्रैल में। भारतीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता देखो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वां स्थान है। 3.5% वैश्विक रिसर्च योगदान इसमें माना जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत 2047 की विजन के साथ विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से अग्रसर है। जनवरी 2000 का डेटा इसमें दिया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, ये विकास की अलग झलकें हैं। एआई और एजेंटिक एआई में तेजी से बढ़ता आगे। एआई सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि खुद निर्णय लेकर काम करता है। एआई जो है पता है आप सबको यूज़ कर रहे होंगे आजकल, जेमिनी है, चैट जीपीटी, बहुत सारे एआई आपसे मल्टी एजेंट सिस्टम प्रोडक्शन में आ गए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सपोर्ट में बड़े पैमाने पर। ओपन सोर्स एआई में वैश्विक विविधता, खासकर चीनी मॉडल से बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी इसमें दिखाई गई है, यूज़ हो रहा है इनका। ये है एआई बैकबोन प्लस इंटेलिजेंस एवरीथिंग। 2026 में क्या है, लगभग हर सॉफ्टवेयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में एआई बैकबोन बन चुका है। चल रहा है एआई का दौर। इंटेलिजेंस एप्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, इंटेलिजेंट डिवाइसेस, एज एआई, टिनी एमएल, हर छोटे डिवाइस में एम्बेडेड एआई शामिल है। जैसे आप देख पा रहे हो आज हर चीज़ में एआई आ चुका है। एआई हर जगह एआई चल रहा है। यहाँ देखते हैं ये है जी हेल्थ जब प्रौद्योगिकी में भारत किस ओर आगे बढ़ रहा है। बायो इकोनॉमी 2030 तक $300 बिलियन का लक्ष्य। किफायती स्वास्थ्य तकनीकें, वैक्सीन डेवलपमेंट जैसे कोवैक्सीन जैसी पूर्व प्रक्रियाओं का सफलतापूर्वक आधार मान के आधार पर। CISA 2025 में मेडिकल इनोवेशन, क्लाइमेट रेजिलियंट, हेल्थ, हाउसिंग एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में व्यक्त पाने के लिए सब चीज़ें अचीव करी जा रही है। देखते हैं रोबोट में क्या एआई का। रोबोट टैक्सी सेवाएं अब यूरोप, जर्मनी और देशों में शुरू हो चुकी हैं। भारत में तो नहीं है बट यूरोप में चीज़ें चल रही हैं। देखते हैं फैक्ट्रियों में पूरी तरह से यूरोप जर्मनी में ऑटोनोमस वाहन और रोबोट आम हो रहे हैं। अमेजन जैसे दिग्गजों 10 लाख प्लस रोबोट डिप्लॉय कर दिए। भाई देखो जो इतना रोबोट आ रहा है तो इंसान का क्या होगा भाई। इंसान को रोजगार नहीं मिल रहा फिलहाल, इस दौर में रोजगार नहीं है इंसान पे। क्लीन एनर्जी और न्यूक्लियर रिवाइवल, ये स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर और अगली पीढ़ी के न्यूक्लियर रिएक्टरों का तेज विकास खासकर चीन और अमेरिका में किया जा रहा है। सोडियम बेस्ड बैटरी बड़े पैमाने प्रोडक्शन में CATL जैसी कंपनियां बना रही हैं। एआई डेटा सेंटर की भारी बिजली मांग के कारण न्यूक्लियर मोल्टन सॉल्ट टेक्नोलॉजी का जोर दिया जा रहा है इसमें। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, सोशल कंप्यूटिंग और XR AR VR से अब गेमिंग नहीं है, काम, शिक्षा, डिजाइन, हेल्थ केयर में मुख्य धारा बन गया। पहले ये AR गेमिंग यूज होता था लेकिन आजकल हर फील्ड में इनका इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। मेटा, एप्पल, अन्य कंपनियों के नए हेडसेट 2026 में और सस्ते होने की उम्मीद मानी जा रही है, पावरफुल होने जा रहे हैं। लेकिन 2026 के टॉप 10 के आप तक के एआई, एजेंटिक एआई, एज एआई, रोबो टैक्सी और प्लस ऑटोनोमस, नेक्स्ट जेन, न्यूक्लियर, टेक्स, सोवरेंस, रेजिलियंट, क्लाउड, स्पेशियल कंप्यूटिंग, XR। प्रोडक्शन में क्या है, एजेंटिक एआई का क्या रूल है भाई, क्या उसका विकास है। प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर लागू हुआ है। सॉफ्टवेयर लॉजिस्टिक क्षेत्र में इसका प्रभाव क्षेत्र है इसका। एज एआई डोमेन स्पेसिफिक चिप्स, जैसे कि हेड डिवाइस में चिप्स होती हैं, बुद्धिमत्ता का हमारा IoT ऑटोमेटिक स्मार्ट, जैसे कि आप देख रहे हो कोई स्मार्ट कैमरे, आप कहीं भी जाइए घूमने तो आप अपने घर का कंट्रोल अपने फ़ोन से ले सकते हो, कैमरों के थ्रू स्मार्ट बंद कर सकते हो, उनको घुमा सकते हो। उसी तरह से रोबोट टैक्सी यूरोप एशिया में कमर्शियल सर्विस हो चुकी है। परिवहन और लॉजिस्टिक्स में इसका भी दौर बढ़ता जा रहा है, यूज़ बढ़ता जा रहा है बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट जेन न्यूक्लियर बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हो चुका है। एनर्जी और एआई जैसे दुनिया डिमांड कर रही है, जैसे एनर्जी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, डेटा सेंटर बन रहे हैं तो ठीक है, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। देश विशेष क्लाउड पर सप्लाई चेन, सरकारी बड़े उपयोग के लिए मुख्य धारा में स्पेशल कंप्यूटिंग मुख्य धारा में प्रवेश करने के उद्देश्य से सारी चीज़ें की जा रही हैं। शिक्षा, हेल्थ केयर, मनोरंजन में ये मुख्य धारा है भाई। अगला है साइंस टेक्नोलॉजी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति आई इस कारण, जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है इसमें क्या होगा, औद्योगिक क्रांति आई फिर उसमें। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। जैसे रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे मोटे वाहन हो या फिर बड़े बड़े पोर्ट्स, जलपोर्ट, उत्पादन मशीन हो या मशीनों तैयार करने वाली बड़ी बड़ी मशीन, बड़ी भारी मशीनें जब हमारे देश में बनने लगी हैं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विमान, विद्युत तोपें, टैंक, हम सब निर्माण में आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, सब ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ये आस्पेक्ट्स हैं, उत्पाद हैं।
टेलीविज़न और आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। जनसंचार क्षेत्र में देखते हैं कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आजकल आप ईमेल कर देते हो तो घर बैठे सब कुछ मिल पहुंचाता है, चाहे आपका कोई फ्रेंड अमेरिका क्यों नहीं बैठा हो। इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, जिससे इनमें जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ चुकी है। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका अनेक उपयोग हम जटिल कार्य का बहुत आसानी से कर लेते हैं। कंप्यूटर का उपयोग रेलवे रिजर्वेशन, आंकड़ों का रखरखाव करना, बहुत सारे कामों में किया जा रहा है आजकल। तो इंटरनेट ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हज़ारों छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीकॉम लाइन जोड़ दिए जाते हैं। ये लाइन जुड़े कंप्यूटर को इंटरनेट कहते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो, आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेना इस चीज़ को। अभी क्या देखा है, कंप्यूटर में इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। ऐसे में कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देश के कंप्यूटर सूचना, संदेश आदि आदान प्रदान किया जा सकता है। और मैसेज जो है एक देश से दूसरे देश भेजना बहुत आसान हो गया है, सस्ता भी हो गया है, सस्ता भी हो गया है। कृषि में किसका यूज़ कर रहे थे कि जनसंख्या विस्फोट से भूमि का दबाव पड़ रहा है। अभी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, उन्होंने खानों में मॉडिफिकेशन करा जा रहा है, उनके बीजों में उससे ज़्यादा उत्पादन कर सकें। किंतु विभिन्न क्षेत्रों में कृषि विज्ञान से ट्रैक्टर हैं, अच्छे प्रकार के फल हैं, ट्यूबवेल हैं, दवाएं, उन्नत कृषि के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में प्राप्त वृद्धि हो पाई है। देख पा रहे हो आजकल दवाइयाँ लगा देते हैं, उन्होंने यूरिया बना दिया है इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से। पेड़ों की सूखी पत्तियों, गोबर से उपली लकड़ी, कोयला, मिट्टी आदि ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। पारंपरिक चीज़ वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की एलपीजी गैस घर घर में है। जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनकी आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध है भारत में। देख रहे हैं आजकल आपको गैस आपके घर में आ जाती है। मेडिसिन क्षेत्र में देख रहे हैं, हैजा, बुनियादी बुखार, शादी के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है। और इनके चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी आदि रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम भी चल रहे हैं। सरकार इन पर बहुत प्रतिबद्ध है इन चीज़ों के लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की हानि, एक तरफ इसका हमने फायदे थे, क्या उसके नुकसान दिख रहे थे मुझे। नुकसान क्या है इसके, बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ बिना उपचार की नदियों में बहा दिए जाते हैं अथवा भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं। इसी कारण नदियों का जल और भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। सही बात है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक उपयोग करने से मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। सही बात है। भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। देखो आजकल हर जगह डीजे चल रही है, तो आगे ध्वनि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ रही है। ऑटोमेशन के आने से क्या होगा, मजदूर जरूरत नहीं पड़ रही है। इसी कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। और जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है, वातावरण प्रदूषण बढ़ता रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं से बाघों की संख्या में कमी हो रही है, जिनका अस्तित्व खतरों में पड़ रहा है। तो ये था साहब आपका साइंस टेक्नोलॉजी के नुकसान। कुछ प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें 4 5 10 12 क्वेश्चन है। ये हाँ जी 16 क्वेश्चन है, बहुत ईजी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। भारत के अनुसार में किसको कहा जाता है, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये आपके जहांगा साहब ओमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, इसरो, DRDO या चंद्रशेखर, साइंटिस्ट थे ये भी। इसरो का की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। और 14-15 अगस्त के समय हुई थी। कमेंट करके बताना कब हुई थी, है ना, एग्जैक्ट डेट बताना। चंद्रयान 3 पर मिशन का उद्देश्य क्या था, भाई, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराना। भारत ऐसा इसमें करने वाला 14 देश बना था। कितना बना था, 14 देश बना था। 5G तकनीक में जी का पूर्ण रूप क्या है, जी का मतलब जनरेशन। 3G 4G 5G आती रही है ऐसे। अच्छा, DNA की खोज किसने की थी, DNA की खोज किसने की थी, बता सकता है कोई, बहुत सारा सवाल है जी, बताओ। वाटसन क्रिक ने। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम 8000। दुनिया का कौन सा है भाई सबसे लेटेस्ट, बता सकते हो, कमेंट में करना, कमेंट में उत्तर देना। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, नाम बताना, किस देश का है, कमेंट में बताना जरूर। एआई का जनक किस एआई का जनक किसको माना जाता है, भाई, जॉन मैकॉर्थी को माना है। जॉन मैकॉर्थी का एआई के जनक हैं। अच्छा, एआई के बारे में बताना, एआई की शुरुआत कब से हुई है, इसका भी कमेंट करना, किसी को ढंग से पता है तो। CRISPR-Cas9 तकनीक का मुख्य उपयोग किससे होता है, हाँ भाई, क्या मतलब इसका है जीन एडिटिंग। इसको आजकल ये बहुत चल रहा है, CRISPR-Cas9 बहुत चल रहा है। ये क्या करता है, जीन में एडिटिंग करता है। जहाँ पे जीन खराब हो वहाँ उसको खराब पार्ट को निकाल के उसको मॉडिफाई करके उसके जीन को बदल देना। ऐसे बच्चों में बेकार पैदा होते हैं, कहते हैं बेकार पैदा हो रहे हैं, तो बेकार को पहले खत्म कर दिया था जीन एडिटिंग करके, इससे उनको जो आनुवंशिक बीमारी ना झेलनी पड़े। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो का अर्थ कितने मीटर का होता है, अभी बताइए, कमेंट में करना है आपको। मीटर और भी बताना है, 10 मीटर, नैनो, माइक्रो, फर्मी, पैक और मिलीमीटर। इस सारे कमेंट देखो, 10 12 कमेंट इसमें इसकी मेजरमेंट की लिस्ट बना के आप कमेंट करना आपको। भारत का पहला परमाणु सफल स्मैलिंग बुद्धा परीक्षण कहाँ हुआ था और कब हुआ था, 1976 में। स्मैलिंग बुद्धा बहुत बड़ा काम का है। बताया जाता है कि आज भी वहाँ पर जो यूरेनियम के सिलेंडर दबे रह गए हैं वहाँ पर, जब कभी बाई चांस इंसिडेंट फैलने का चांसेस है वहाँ पर। कहाँ पर, ग्लेशियर पे, ग्लेशियर्स पे। ओके, अगला है आदित्य L1 का मिशन किस उद्देश्य के लिए किया गया है, आदित्य सूर्य की अध्ययन करने के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिक इनको क्या कहते हैं, क्यूबिट कहते हैं। ये बहुत AI क्वांटम मिशन चल रहा है भारत का। भारत में 3G मोबाइल सबसे पहले किस कंपनी ने शुरुआत की थी, उसका नाम था एयरटेल। मानव जीवन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, जीनोम मतलब समझ रहे हो, जीनोम क्या है, DNA की पूरी मैपिंग, इसकी ह्यूमन DNA की। गगनयान किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा से। ठीक है भाई। दो प्रश्न और हैं, देखते हैं। गगनयान अच्छा हो चुका है। अच्छा, क्या विज्ञान की प्रगति के संदर्भ में सही नहीं है, क्या सही नहीं है बताओ। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। ठीक है, तो इस साइंस टेक्नोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर पूरा होता है। और अगले इस पार्ट में हम अगला अध्याय देखेंगे, बहुत जल्दी इसको हम कवर करेंगे। ये पहला वीडियो है, आप इसका बहुत आराम से गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो। इसकी PDF आपको कमेंट करके बता देना, आपको भेज दी जाएगी, जो कि आने वाले एग्जाम लेवल पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, साइंस का रोल जो है।
ये बहुत कम समय है, उसको हम बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी तरह से उसको समझा के कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।